Hi guys, this is Surbhi Bhatia and I welcome you all to the YT channel of Legal Edge by Top Rankers. I hope all of you are doing well and welcome to the month of August and welcome to the session जहाँ पे हम जुलाई के सारे important legal affairs को discuss करने वाले हैं। ऑलरेडी जैन टू जून का एक हम क्विक मैराथन कर चुके हैं, लीगल कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक मैराथन कर चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू जुलाई के इम्पोर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स, क्योंकि इसके बाद से हमारे सीएल के और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो द फर्स्ट न्यूज, क्या पॉलीएंड्री वैलिड है इंडिया में? सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे डेफिनेटली पोस्ट देखा होगा जहां पे देयर इज अ वुमन स्टैंडिंग इन पिंक लहंगा विद टू मैन, शी इज मैरिड टू टू ब्रदर्स साइमल्टेनियसली। तो क्या ये जो प्रैक्टिस है ऑफ वन वुमेन मैरिंग मल्टीपल मैन, क्या ये वैलिड है इंडिया में? इफ यस, व्हाई? एंड इफ नो, क्या लीगल प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड? देन वुमेन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, they were entitled to equal inheritance rights, ये हक हर विमेन को था। बट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग आया अभी सुप्रीम कोर्ट का, बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर आर एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर मिसलेनियस लॉ भी है, सीएल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी काफी डिस्कस हुए। देन बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्विट किया है ट्रेन ब्लास्ट केस के 12 अक्यूज को, एंड काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है ऑन टाइप ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस जो यहाँ पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने किया था। We'll understand various terms of evidence act here. Then secretly recorded conversations जो husband wife की होती हैं, क्या वो कोर्ट में admissible होती हैं, एंड कौन से एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस हैं, ये डिस्कस करेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, स्पेशल इंटेंसिव एक्सरसाइज जो 24 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के लिए अनाउंस की थी, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए एक चैलेंज किया गया था इन सुप्रीम कोर्ट। ऑलरेडी 2 हियरिंग्स हो चुकी हैं, इवन द प्रैक्टिस हैज बीन स्टार्टेड, द ड्राफ्ट वाज येट टू बी सबमिटेड, राइट? सो इसमें कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्चुअली एम्पावर्ड है? विल अंडरस्टैंड दिस एंटायर न्यूज। एंड अल्टीमेटली बिल्स, मैंने बार बार तुम लोग को बोला है कि पिछले 3 साल का ट्रेंड देखे तो बिल एंड जजमेंट से रिलेटेड बहुत लॉज आए हैं, हर साल एक नया बिल आया है। सो महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल काफी ज्यादा न्यूज में था इस महीने। सो विल डिस्कस एग्जैक्टली ये बिल क्या है, क्यों है, एंड क्या कंट्रोवर्सी है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस महीने एविडेंस एक्ट एंड कस्टम्स का रिकग्निशन एज अ लॉ दोनों ही काफी ज्यादा न्यूज में था। तो सारी प्रोविजंस को एक एक करके समझते हैं, ठीक है? सो द फर्स्ट न्यूज इज दैट देयर वाज पॉलीएंड्री इन हिमाचल प्रदेश, इज इट वैलिड? This was the woman married to 2 men. They belong to Hatti tribe, right? Hatti community. अब polyandry exactly होता क्या है? हम लोगों ने पॉलीगैमी तो फिर भी काफी बार सुना है। पॉलीगैमी इज मोर देन वन वाइफ, एंड पॉलीएंड्री is when women marries multiple men, as in greater than one husband. More than one husband is polyandry, and more than one wife is simply polygamy. राइट? हटी ट्राइब के लोग थे ये, जिसको 2022 में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उनके यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस है उसको जोड़ीदार बोला जाता है, जहां पर जो भाई हैं दे मैरी द सिंगल वुमेन, राइट? तो यहाँ पर भी दिस वाज द प्रैक्टिस दैट वाज फॉलोड, जोड़ीदारा, जहां पर टू ब्रदर्स ऑफ फैमिली दे मैरिड अ सिंगल वुमेन। ऑल राइट, अब यहाँ पर जो पूरी वैलिडिटी है इस शादी की, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कि ये एक कस्टम है, और कस्टम इज रिकग्नाइज्ड एज अ लॉ, वो एनफोर्सेबल है एज अ लॉ, उसको एक फोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है, कानून की तरह माना जाता है। इनफैक्ट अगर बात की जाए फैमिली लॉ की एंड स्पेशली मैरिज लॉज की, तो हिंदू एक्ट में कस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है। बहुत से ऐसे एरियाज हैं, बहुत से ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पर स्टिल लॉ के अबव
कुछ कस्टम्स को रिकग्नाइज किया जाता है। इवन हिंदू मैरिज एक्ट एक स्पेस रखता है, एक ब्लैंक स्पेस रखता है, एक प्रायोरिटी देता है कस्टम्स को। हाउ विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो अगर कोई एक लंबे वक्त से प्रैक्टिस की जा रही है जो सर्टेन है, रीजनेबल है, एट द सेम टाइम कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कुछ बात मान रही है, दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी कुछ बात मान रहा है, जो उनका मेन सोसाइटी है, सब लोग एक ही तरीके से उस कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सर्टेन है, वो डेफिनेटली रीजनेबल है, कुछ ऐसा नहीं है जो बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो बाकी लोगों के राइट्स वायलेट कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम कंसिस्टेंट है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो कभी फॉलो हो रहा है, कभी फॉलो नहीं हो रहा, देयर इज अ कंसिस्टेंसी, एक लंबे वक्त से वो फॉलो किया जा रहा है, ऐसी प्रथा कहलाई गई कस्टम। ठीक है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ एज इन कौन ये प्रूफ करेगा, कौन प्रूफ लेकर आएगा कोर्ट में। तो अगर कोई भी कस्टम की वैलिडिटी के बेसिस पर कुछ क्लेम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज कोई भी एक केस होता है ऑन दिस वुमेन और दीज टू मेन, अब वो लोग क्लेम करेंगे कि हमारी हटी ट्राइब में ये कस्टम है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? इन लोगों पर आएगा जो भी ये क्लेम कर रहा है कि कस्टम एग्जिस्ट करता है, वो वैलिड है। बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर आएगा, उन्हें ये बताना होगा कि किस तरीके से ये कस्टम वैलिड है, कंसिस्टेंट है, बहुत लंबे वक्त से है, सर्टेन है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। जस्ट बिकॉज कस्टम है, लंबे वक्त से है, डज नॉट मीन कि इट इज रिकग्नाइज्ड एज लॉ। बहुत से ऐसे कस्टम्स भी हैं जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया ओनली ऑन द ग्राउंड कि वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक was a custom that was for practiced in Muslim religion, right? अब यहाँ पर this violated Article 15 of India of women, this violated the dignity of the women, Article 25 of the women. तो ये कहीं ना कहीं fundamental rights को violate कर रहा था, hence held unconstitutional. Then there was a Sabrimala temple case जिसे हम क्लास में भी काफी बार डिस्कस करते हैं। सबरीमाला टेम्पल केस में क्या था, दैट विमेन वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल ऑफ लॉर्ड अयप्पा। तो ये कहीं ना कहीं अगेन उनसे उनका राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन, उनका डिग्निटी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, राइट टू इक्वालिटी वायलेट कर रहा था, हेंस फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा था। तो अ कस्टम इज डेफिनेटली recognized as law, but not अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। मूविंग ऑन, कौन से ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं हमारी कंट्री में जो ये बोलते हैं कि नहीं सिर्फ एक ही हस्बैंड, एक ही वाइफ होना चाहिए, एक ही लाइफ पार्टनर होना चाहिए। दैट इज इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसका सेक्शन 5 ये बोलता है दैट नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज फॉर अ वैलिड मैरिज। अगर शादी वैलिड मान्यता चाहिए तो उसके लिए इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि किसी भी पार्टी, दैट मींस ना तो हस्बैंड ना ही वाइफ, ना तो मैन ना ही विमेन को अलाउड है दैट ड्यूरिंग देयर मैरिज द स्पाउस इज लिविंग, राइट, हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, सो सिंपली अगर हम इसे डिकोड करें तो ना तो हिंदू मैरिज एक्ट और ना ही इंडियन सक्सेशन एक्ट पॉलीगैमी को प्रमोट करता है, पॉलीएंड्री को प्रमोट करता है, या बाइगमी को प्रमोट करता है कि ना तो एक से ज्यादा हस्बैंड ना ही एक से ज्यादा वाइफ फॉर अ वैलिड मैरिज। If anybody wants to marry again, the person will have to divorce, उन्हें divorce लेना पड़ेगा with their current partner, और तभी वो दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक पार्टनर के होते हुए दूसरी शादी कर ली तो वो दूसरी शादी क्या मानी जाएगी? That second marriage will be said as void, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी लीगली। एंड देन वी हैव सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो सिमिलर है सेक्शन 495 आईपीसी से, जो ये कहता है कि अगर कोई भी एट द टाइम ऑफ मैरिज उनके स्पाउस ऑलरेडी लिविंग है, मतलब अगर वो सेकेंड मैरिज कर रहे हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द स्पाउस विदाउट अ लीगल डाइवोर्स, तो ये क्या है? एक पनिशेबल ऑफेंस है, इसके लिए सजा दी जा सकती है, राइट? तो
बट कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो फेवर में जाते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ कस्टम एंड स्पेशली दैट रिकग्निशन ऑफ हटी ट्राइब एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो क्या यहाँ पे एक स्पेशल रिकग्निशन मिला है बीइंग अ शेड्यूल्ड ट्राइब, एट द सेम टाइम एनफोर्सिंग द कस्टम। ये सारे प्रोविजंस देखते हैं। तो आर्टिकल 342 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट क्लियरली सेज कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके पास एक डिस्टिंक्ट लीगल स्टेटस है, एक अलग से प्रोटेक्शन है जो उनके कस्टमरी प्रैक्टिसेस को प्रोवाइडेड है ताकि वो अपने कस्टम्स फॉलो कर सके। देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द कंट्री एंड सेक्शन सॉरी आर्टिकल 342 क्लियरली उस चीज को एक रिकग्निशन देता है, ठीक है, ताकि एक स्पेस रहे फॉर ऑब्वियसली ट्राइबल कस्टम्स लाइक पॉलीएंड्री even when they conflict with general statutory marriage laws like Indian Succession Act and Hindu Marriage Act. Hindu Marriage Act is the law जहां पर two Hindus are getting married and Indian Succession Act is for inter-religion मैरिज। देन सेक्शन 2 क्लॉज 2 मतलब हिंदू मैरिज एक्ट का ही खुद का सेक्शन ये कहता है कि ये कानून अप्लाई नहीं करेगा किसी भी शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक नोटिफिकेशन नहीं देता है। मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 2 विल नॉट अप्लाई टू एनी शेड्यूल ट्राइब। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है दैट दिस लॉ विल अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब, सिर्फ तभी ये कानून अप्लाई होगा। अदरवाइज एसटी कम्युनिटी इज एन एक्सेप्शन फॉर हिंदू मैरिज एक्ट एंड हेंस जो अभी हिमाचल प्रदेश में ये शादी थी दैट वाज एब्सोल्युटली वैलिड ओइंग टू देयर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। देन सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात की जाए, दैट सिंपली सेज कि जो कस्टम्स हैं उनको कंसिडर किया जा सकता है एज रेलिवेंट फैक्ट, स्पेशली जब जो लीगल राइट है, जो कस्टम है वो क्वेश्चन में है, और जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं वो एंशियंट होनी चाहिए, मतलब एक लंबे वक्त पुरानी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, एज आई जस्ट डिस्कस्ड विद यू। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस से या कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले अगर हम सती प्रथा की बात करें, इट वॉज ऑल्सो अ कस्टम, पर क्या ये पब्लिक पॉलिसी के साथ था या उसके अगेंस्ट? ऑब्वियसली अगेंस्ट, एंड हेंस उस कस्टम को हटा दिया गया। तो सेक्शन 13 ये बोलता है कि कस्टम्स को एक एविडेंस के तौर पे भी कंसिडर किया जा सकता है और प्रूफ वो लेकर आएगा जो पर्सन डेफिनेटली उस चीज का क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि ये वैलिड है। Then Bombay High Court acquits 12 accused in Mumbai 2006 train blast case. Simply 2006 का केस 2025 में एक्विट किया गया, तो एक बहुत ही लंबा चेन चला। इस केस में 2006 में there was a blast in local train where more than 180 people died, more than 300 to 400 people were injured। बहुत ही एक बड़ा हादसा था ये, राइट। इन्वेस्टिगेशन जो की गई थी दैट वाज बाय महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, दैट इज ATS, एंड उन्होंने 13 लोगों को अरेस्ट किया था एंड काफी सारे और लोगों के खिलाफ भी चार्जेस लगाए थे, ठीक है। मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट के अंतर्गत चार्जेस फ्रेम किए गए थे, मतलब जो भी इन पर ऑफेंसेस के इल्जाम लगाए गए थे दैट वर मेजरली अंडर मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट। इसी एक्ट के ही इंस्पिरेशन से अभी जो BNS है उसमें भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को इंक्लूड किया गया है, सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब रिसेंटली ये वाला केस इसलिए न्यूज में है क्योंकि 2006 का ब्लास्ट केस इन्वेस्टिगेशन इतने वक्त चली, स्पेशल कोर्ट ने भी यहाँ पर उन्हें क्या कहते हैं कन्विक्शन दे दिया था, और जिन लोगों को कन्विक्ट किया था 5 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया था और 7 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया था, एक को एक्विट कर दिया था, राइट। तो यहां पर 5 लोगों को डेथ सेंटेंस देना मतलब स्पेशल कोर्ट ने जो ATS ने प्रूफ्स दिए थे उसको ये माना कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, क्योंकि जो हमने लीगल कॉन्सेप्ट्स वाला भी पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि डेथ सेंटेंस अगर देना है तो दैट शुड बी ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। उसमें भी सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, एग्रेवेटिंग, मिटिगेटिंग, मतलब कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान को पुश कर रही हैं टुवर्ड्स डेथ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल कितना उसने प्लानिंग किया, प्लॉटिंग किया, एट द सेम टाइम उसकी एज, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सब होते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस कि क्या उस इंसान को डेथ सेंटेंस नहीं देना चाहिए, कुछ और कम सेंटेंस देना चाहिए।
तो डेथ सेंटेंस देना अपने आप में काफी सीरियस, एट द सेम टाइम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कम नहीं है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस को सीरियसली कंसिडर करते हुए ऐसा हुआ, और अब 19 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया है सब के सब लोगों को। इनफैक्ट वन ऑफ देम इवन डाई ड्यूरिंग कोविड इन द जेल, तो कोर्ट ने ये बोला दैट ही इज ऑल्सो एक्विटेड, उनका भी एक एक्विटल स्टेटस आया। सो एक्विटेड ऑल 12 पर्सन्स इन दिस 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस। सो 19 साल, अब जो लोग डेफिनेटली 19 साल तक जेल में थे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि उनके इतने साल जेल में ही निकल गए। दूसरा सवाल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पर, कि क्या यहाँ पर इंक्वायरी प्रॉपर्ली नहीं की गई, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं की गई, बिकॉज जो विक्टिम्स हैं 2006 ब्लास्ट केस के, देवर डेफिनेटली क्रेविंग फॉर दैट जस्टिस, और इस जजमेंट के थ्रू एक वो होता है ना कि घाव फिर से हरे हो गए उनके, दैट वाज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। तो कोर्ट ने एग्जैक्टली यहां पर क्या रीजन दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहले वो समझेंगे, उसके बाद उसके लीगल प्रोविजन समझेंगे। तो यहां पर कोर्ट ने ये सिंपली बोला है कि जो एटीएस है वो ट्रस्ट वर्दीनेस तो स्टैब्लिश ही नहीं कर पाया है जो आई विटनेसेस का था, और ये भी नहीं बता पाया कि जो एक्सप्लोजिव्स यूज हुए हैं या फिर जिन्होंने भी आइडेंटिफाई किया था उनको, कोई भी ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द विटनेसेस वाज अ टैक्सी ड्राइवर, तो उस टैक्सी ड्राइवर ने 100 दिन के बाद आके ये गवाही दी थी इन्वेस्टिगेशन के वक्त कि वो जो दो अक्यूज थे उसकी गाड़ी में बैठे थे। सो एक लंबे वक्त से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ब्लास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो ऐसा क्या हुआ एग्जैक्टली दैट दोस टू टैक्सी ड्राइवर्स वेंट ओनली 100 days लेटर टू द एटीएस, और उन्होंने अपनी गवाही दी, दे वर रेडी टू बिकम द विटनेस। जब ये सवाल उन लोगों से पूछा गया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ऐसे करते करते जितने भी एविडेंसेस थे, जितने भी विटनेसेस थे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया। एट द सेम टाइम जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, कन्फेशन जो रिकॉर्ड किए गए थे, जो लोगों ने अपना गिल्ट एडमिट किया था, जितने भी अक्यूज थे, ये कहीं से कहीं तक भी ट्रूथफुल नहीं थे। एट द सेम टाइम ये बहुत इजीली स्टैब्लिश कर दिया गया कि कन्फेशंस टॉर्चर के थ्रू लिए गए थे। मतलब यहां पर कोर्ट का ये मानना था कि एटीएस ने एक बहुत ही ज्यादा ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया जहां उन्होंने पहले मान लिया था कि ये लोग अक्यूज्ड है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया था। जनरली क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करें और बताएं कि क्या सच है, कौन अक्यूज्ड है कौन नहीं। तो ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन ही बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में था। देयर वर मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो हॉस्पिटल्स के लगाए गए थे टू प्रूव कि अक्यूज के खिलाफ काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ था और उन्हें फोर्स किया गया था ऐसे कन्फेशंस को देने के लिए। तो ये विटनेसेस भी गए, जो उन लोगों के कन्फेशंस थे वो भी गए। मूविंग ऑन, वो प्रॉपर कस्टडी भी, प्रॉपर कस्टडी एंड प्रॉपर सीलिंग, जितने भी आर्टिकल्स रिकवर हुए थे, जो डेटोनेटर्स, जो भी एक्सप्लोजिव्स वगैरह रिकवर हुए थे, जो फॉरेंसिक साइंस लैब में ले गए थे, बी इट फॉर फिंगरप्रिंट्स, बी इट फॉर क्या यही यूज हुए थे, उसको भी किस तरीके से हैंडल किया गया था, एटीएस वाज नॉट एबल टू प्रूव दैट दे वर प्रॉपर्ली हैंडल्ड। तो वहां पर अगर एविडेंस टैंपरिंग हो जाए, मतलब एविडेंस के साथ अगर छेड़छाड़ हो रही है, दैट इन इटसेल्फ इज वेरी क्वेश्चनेबल अगेन। एंड देन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। क्या होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड? मतलब अगर कोई भी इंसान ये क्लेम करता है कि उसने अक्यूज्ड को देखा है, या फिर उसकी आवाज सुनी थी, या वो किसी भी तरीके से उसे आइडेंटिफाई कर सकता है, देन एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है, जिसका मतलब होता है कि उस इंसान से मिलते जुलते 3-4 और लोग खड़े करवा दिए जाएंगे, एंड उस विटनेस को अब मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में पहचानना होगा, ताकि ये ना हो जैसे कई बार होता है ना दैट इवन इफ यू सी अ पर्सन, कि आपको याद रहता है हर किसी का हुलिया, पर किसी किसी का चेहरा एकदम से याद रह जाता है ना कि हाँ यार इसको तो वहां पर देखा था। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में एक्चुअली यहाँ पे क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है विटनेस की, कि क्या ये बस ऐसे धोखे से बोल रहे हैं कि इसको देखा था, क्या वो शायद वाली बात है। क्योंकि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के जो भी रिजल्ट्स है उसको भी एक एविडेंस के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो यहाँ जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई गई थी इस केस में, काफी सारे विटनेसेस तो वैसे ही उनकी स्टेटमेंट्स हटा दी गई।
अब जो बाकी सारे विटनेसेस थे जिनकी टीआईपी करवाई गई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि जो मैजिस्ट्रेट या जो ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट थे जिन्होंने ये पूरा एक्सरसाइज करवाया था अपने अंडर, वो तो ऑथराइज्ड ही नहीं थे, उनके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं थी ये काम करवाने की। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसीजरल लैप्स हो गया था। तो दिस बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स वेरी वेल रिफ्लेक्ट कि काफी बड़ा प्रोसीजरल लैप्स है। अब एग्जैक्टली टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है, कहाँ इसके प्रोविजंस है, इसे समझते हैं। सेक्शन याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें बस ये समझना एग्जैक्टली होता क्या है। तो गिवन है वैसे ये सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और अगर हम नए कानून की बात करें तो उसके सेक्शन 7 में पर्पस हमारा यही है कि क्या विटनेस एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाएगा एक ऐसे इंसान को जिसने उसने शायद सिर्फ एक बार देखा है, एक बार सुना है, उसकी शायद सिर्फ झलक देखी है। बहुत सी मूवीज में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है। इफ यू माइट हैव सीन दामिनी मूवी में देयर इज अ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। एंड I'm forgetting the name of a series. Brooklyn Nine-Nine. If you might have watched that series, तो उसमें भी एक सीन आता है जहां पे जैक कोई गाना गा रहा होता है, बिकॉज जो विटनेस है उसने अक्यूज को गाना गाते हुए सुना होता है, तो थ्रू दैट वॉइस वो रिकग्नाइज करती है ओके दिस इज द अक्यूज। तो वो क्या है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, ठीक है। ये जनरली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करवाते हैं और पुलिस उस वक्त वहां पर नहीं होती है, ताकि ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को बायसली ना करे, ठीक है, या उस चीज का इन्फ्लुएंस ना आए। जो भी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं बाय द विटनेसेस रिलेटेड टू कि वो पहचान पाए नहीं पहचान पाए, जो भी उनके हाव भाव होते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, वो डिटेल में मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं और फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और ये बस एक कोरोबरेटिव एविडेंस है। कोरोबरेटिव मतलब ये एक मेन एविडेंस नहीं है, ये बस मेरे बाकी सारे एविडेंसेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देगा, एक एडिशनल पॉइंट है, दैट्स इट। इट इज ओनली अ +1 एविडेंस। कोरोबरेशन मतलब बस ये एक सपोर्टिंग एविडेंस होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, बट नॉट द मेन एविडेंस। सिर्फ इसके बिना पर कोर्ट किसी को सजा नहीं दे सकती है, इसके साथ साथ आपको और एविडेंसेस और प्रूफ्स भी सबमिट करने पड़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। मूविंग ऑन, कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन होता है गिल्ट को कबूल करना, एडमिशन ऑफ गिल्ट, ठीक है। जो भी पर्सन जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसने ऑफेंस किया है, अगर वो कंप्लीटली या फिर कुछ एस्पेक्ट्स अपने गिल्ट के एडमिट कर रहा है, दैट इज अ कन्फेशन। अब कन्फेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वॉलेंट्री होना चाहिए, मतलब जो भी अपना गिल्ट एडमिट कर रहा है, कबूल कर रहा है कि उसने ये ऑफेंस किया है, अपनी मर्जी से करना चाहिए। किसी भी तरीके का उस पे दबाव, डर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का खतरा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब आप किसी भी तरीके से उसको बहला फुसला नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके से आप उसको कुछ क्या कहते हैं मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या उसको पैसा प्रोवाइड नहीं कर रहे कि तुम ऐसा स्टेटमेंट बोल दो एंड आई प्रोवाइड यू दिस, या फिर आपकी फैमिली को हम बहुत अच्छे से रखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि जो कन्फेशन था वो वॉलेंट्री था। जो भी पुलिस ऑफिसर्स को कन्फेशन दिए जाते हैं वो एडमिसिबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल एडमिसिबल। ऐसा शायद तुम लोगों ने बहुत मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि पुलिस को दिया हुआ कोई भी कन्फेशन मान्य नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस कस्टडी में बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल होता है टॉर्चर का, एंड थ्रेट, कोएशन या इंड्यूसमेंट से कन्फेशन निकलवाया जा सकता है। तो वॉलेंटरी एस्पेक्ट्स पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर मैजिस्ट्रेट के सामने कोई भी कन्फेशन दिया जा रहा है तो वो डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है, इसे बोला जाता है जुडिशियल कन्फेशन। क्योंकि मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में अब मैजिस्ट्रेट को भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि उस इंसान से पूछना होता है कोई दबाव तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, किसी ने आपको उकसाया तो नहीं है। एट द सेम टाइम आप उन्हें बताएंगे कि मतलब मैजिस्ट्रेट उस अक्यूज को बताते हैं कि जो भी आप स्टेटमेंट देंगे वो आपके खिलाफ कोर्ट में यूज की जा सकती है। तो वो प्रॉपर प्रोसीजर्स बताते हैं, उसके बाद ही जब वो पर्सन उस चीज के लिए विलिंग है दैट ही स्टिल वांट्स टू गिव अ स्टेटमेंट, तब उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है एंड एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है। और पर कोई भी कन्फेशन अगर
फैक्ट की डिस्कवरी में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक अक्यूज ने पुलिस को ये कन्फेशन दिया, हमने जनरल रूल क्या पढ़ा था, पुलिस को दिया हुआ कोई भी कन्फेशन मान्य नहीं है, पर अगर पुलिस को किसी अक्यूज ने कन्फेशन दिया कि हाँ खून मैंने किया है, चाकू मैंने उधर पानी की टंकी के पास रखा है, और जो डेड बॉडी है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर मैंने गाड़ दी थी। अब पुलिस जब गई वहां पर, उन्हें चाकू भी वहीं पर मिला, उन्हें डेड बॉडी भी वहीं पर मिली। तो बस जो इतना पार्ट ऑफ कन्फेशन है अबाउट दैट नाइफ, अबाउट दैट डेड बॉडी, उसे एक कन्फेशन के तौर पर कोर्ट यूज कर सकती है। तो कोई भी जो स्टेटमेंट है जिससे हम एक फैक्ट को डिस्कवर कर पा रहे हैं, वो कन्फेशन कंसिडर किया जा सकता है, चाहे वो पुलिस के सामने हो या फिर ना हो। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कन्फेशन। मूविंग ऑन, क्या सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस जो हस्बैंड एंड वाइफ की होती है एडमिसिबल है कोर्ट में? डेफिनेटली है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का, हाई कोर्ट का 2021 का डिसीजन ओवरटर्न किया। कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पर एक केस चल रहा था बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड ने बहुत सारी जो कॉन्वर्सेशंस हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लिया था सीक्रेटली, और उसने वहां पर मेमोरी कार्ड और फोन की चिप्स वगैरह एंड बहुत सी कॉल रिकॉर्डिंग्स को सबमिट किया था। बट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इन सबको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, सेइंग दैट दिस इज वायलेशन ऑफ प्रिवेसी ऑफ द लेडी। पर कोर्ट ने यहाँ पर डेफिनेटली रिकॉग्नाइज किया है कि एक बैलेंस करना होगा हमें फेयर ट्रायल में, एट द सेम टाइम राइट टू प्रिवेसी में, एंड दोनों को बैलेंस करते हुए सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, इवन डाइवोर्स केसेस में यूज की जा सकती हैं। दे कैन बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस। अब इसके पीछे लॉ क्या है, पहले तो लॉ को समझते हैं, विच इज मेजरली सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट स्पाउसल प्रिविलेज की बात करता है, जो ये कहता है, विल, ये पूरा सेक्शन है, दिस इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 122। तो इसे ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट इफ सच लैंग्वेज कम्स इन योर पैसेज, आपको परेशानी नहीं हो रही है टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो यहां पर ये बोला जा रहा है, नो पर्सन हु इज और हु हैज बीन मैरिड। इसका मतलब सिंपली क्या है कि चाहे शादी के वक्त या फिर अगर शादी डिसॉल्व हो गई है उसके बाद भी, कोई भी पर्सन जो या तो अभी भी मैरिड है या फिर पहले मैरिड था, उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो उसको किया गया था ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू whom he is or has been married। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमें क्लियरली ये बोल रहा है कि किसी भी पर्सन की अगर शादी हुई हुई है और शादी के दौरान उसको कोई भी बात बताई गई है, कम्युनिकेट की गई है बाय द पार्टनर, तो वो बात को रिवील करने के लिए आप कंपेल नहीं कर सकते हैं। इवन इफ शादी अब टूट गई है, फिर भी ड्यूरिंग द मैरिज जो भी कम्युनिकेशन हुआ है, जो भी बात बताई गई है, उसको रिवील करने के लिए कंपेल स्पाउस को नहीं किया जा सकता है। फॉर दैट मैटर, अगर एक्सीडेंटल भी, गलती से भी स्पाउस ने केस में या कोर्ट में कुछ भी ऐसी बात बोल दी, तब भी वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, उस एविडेंस को कोर्ट कंसिडर ही नहीं करेगा। ठीक है, ना ही उसे परमिट करना चाहिए टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर वो इंसान ये बोले कि ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पार्टनर ने मुझे बताया था, अब मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मैं ये बात बता सकता हूँ, नहीं, कोर्ट अभी भी परमिट नहीं करेगा। एज आई टोल्ड यू, अगर एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर हो गया है फिर भी कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, अनलेस, अब यहां तो हमें बताया कि डिस्क्लोज नहीं करना है, देयर इज अ प्रिविलेज ऑफ द कम्युनिकेशन, क्योंकि एक सैंटिटी होती है हस्बैंड वाइफ रिलेशन की, एक प्रिवेसी होती है उस रिलेशनशिप की, इसलिए लॉ बोलता है कि रिवील नहीं करना है, उस चीज को बाहर नहीं लाना है। बट अगर ये आ गए एक्सेप्शंस की बात, दिस इज द लॉ, दिस इज द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहता है अनलेस द पर्सन हु मेड इट, जिस पर्सन ने वो बात बोली है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ने कोई एक बात बताई है वाइफ को, और हस्बैंड ने अब
कंसेंट दे दिया है या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने कोई कंसेंट दे दिया है, एक्सेप्ट, मतलब अगर कंसेंट दे दिया अब आप उस बात को रिवील कर सकते हो, एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन्स और प्रोसीडिंग्स इन विच वन पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। मतलब कि पहला एक्सेप्शन ये है, दूसरा एक्सेप्शन ये है। पहला एक्सेप्शन है कि अगर जिस पार्टनर ने कम्युनिकेट की है वो बात, उसने कंसेंट दे दिया कि आप मेरी बात जाके एविडेंस के तौर पर बोल सकते हैं, दे सकते हैं, आगे जाके बता सकते हैं, डेफिनेटली उसे एविडेंस यूज किया जा सकता है। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में ही कोई केस चल रहा है, चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, मतलब चाइल्ड कस्टडी केस, मेंटेनेंस, डाइवोर्स का केस चल रहा है, या फिर कोई सेक्शन 498A ऐसा कोई भी केस चल रहा है जहां पर कोई क्राइम कमिट किया है, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर की तरफ, डोमेस्टिक वायलेंस केस चल रहा है, 498A का केस चल रहा है, ऐसे केसेस में भी जो ये कम्युनिकेशन है कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो अगर कभी भी वाइफ वांट्स टू क्लेम दैट हस्बैंड ने मारा था या मारते हुए ये सारी बातें बोली थी, देन 498A के केस में डेफिनेटली वो सारी चीजें कंसिडर की जा सकती हैं। अब जब मैरिटल डिस्प्यूट्स में बात की ही जा रही है कि कंसिडर की जा सकती है हस्बैंड और वाइफ के आपस की बात, तो क्यों यहां पर ये मुद्दा उठा? क्योंकि यहां पर कॉन्वर्सेशंस नहीं थी या सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस थी। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये मानना था कि ये कहीं ना कहीं वॉयलेशन ऑफ प्रिवेसी है, और जो मेथड्स यूज किए गए हैं यहाँ पर उस एविडेंस को यूज करने के लिए, उसका काफी ज्यादा अब्यूज हो सकता है आगे वाले आने वाले केसेस में। तो उन्होंने इन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए कहीं ना कहीं जो ये सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस थी, जो मेमोरी कार्ड था, ये सब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वेराज सुप्रीम कोर्ट ने एक एविडेंस एक प्रेसिडेंट यूज किया था, RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973। देखा जाए तो ये वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स है सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस के लिए। इसे शायद अब अपने NLU में एविडेंस एक्ट के वक्त एज अ लैंडमार्क जजमेंट डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो RM मलकानी में एक करप्शन केस चल रहा था और कोर्ट ने वहां पर क्लियरली ये बात बोली थी कि सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस अगर रेलेवेंट है और वेरीफाइबल है, मतलब कहीं भी हमें ये नहीं लग रहा है कि इस एविडेंस को कॉन्कॉक्ट किया गया है या फिर फैब्रिकेट किया गया है, देन डेफिनेटली इसे एडमिट किया जा सकता है, एविडेंस के तौर पे माना जा सकता है। तो यहां भी कोर्ट ने इसी बात को रिकॉग्नाइज किया कि है तो सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन ही ना, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द केस, किसी भी मैट्रिमोनियल केस में इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। अब यहां पर कोर्ट ने, टू जज बेंच ने क्लियरली एक और बात बोली थी कि अगर शादी ऐसे स्टेज पे पहुंच चुकी है जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे को सीक्रेटली रिकॉर्ड करना पड़ रहा है फॉर द एविडेंसेस, एक्सप्रूव करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शादी में कुछ तो गड़बड़ है। एट द सेम टाइम वो अब प्रिवेसी या फिर वो शादी की डिग्निटी वाली बात नहीं रह गई है। तो इस वजह से ऐसा जो लैक ऑफ ट्रस्ट है उसको देखते हुए हम डेफिनेटली उसे एविडेंस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो कोर्ट ने यहाँ पे एक रीजनिंग दिया कि हम ये भी मान सकते हैं कि जो वो सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है दैट इज काइंड ऑफ एन ईव्स ड्रॉपिंग, कि किसी ने वो बात सुन ली, इट्स अ थर्ड पार्टी विटनेस। वो जो फोन है, वो जो रिकॉर्डर है, वो जो CCTV फुटेज है, वो एक थर्ड पार्टी विटनेस की तरह काम करेगा। यहाँ पर हम हस्बैंड का लाया हुआ एविडेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं, विल कंसिडर इट एज अनदर विटनेस, राइट। देन राइट टू प्रिवेसी और फेयर ट्रायल, दोनों ही आर्टिकल 21 के दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली एक तरफ विमेन की प्रिवेसी है या स्पाउस की ही प्रिवेसी है, पर दूसरी तरफ फेयर ट्रायल इंपॉर्टेंट है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ऑलरेडी एविडेंस इज का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो यहां अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली बैलेंस करके एक डिसीजन लेना चाहिए। एट द सेम टाइम कोई प्रिवेसी नहीं है बिटवीन मैरिज स्पाउसेस, तो जो ये राइट है ये सिर्फ स्टेट को अप्लाई करता है रादर देन प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कि जो राइट टू प्रिवेसी है वो मैरिज स्पाउसेस में
एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अप्लाई होता है। अब यहाँ पर टू जज बेंच ने अपने ही बहुत सारे जजमेंट्स के अगेंस्ट ये पॉइंट बोला, क्योंकि बहुत बार ये बोला जा चुका है कि आर्टिकल 21 इज एप्लीकेबल अगेंस्ट एनीवन, अगेंस्ट अ स्टेट ऑल्सो, अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस को एडमिट करने के लिए ये कह दिया कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट आर्टिकल 21 काम नहीं करेगा, राइट टू प्रिवेसी काम नहीं करेगा, इंक्लूडिंग चाहे वो स्पाउसेस ही क्यों ना हो। राइट, अब इस डिसीजन के बाद अगर देखा जाए तो मैरिटल रेप जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है पिछले कुछ सालों से, दैट विद इन मैरिज कैन हस्बैंड फोर्सफुली इम्पोज हिमसेल्फ ऑन द वाइफ, या फिर एक फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए या नहीं। तो एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता था दैट वाज अबाउट द प्रिवेसी ऑफ द कपल। एट द सेम टाइम यहाँ पर अब वो शायद क्वेश्चन मार्क हट जाए, तो दैट इज क्वाइट अ डेवलपमेंट जो अब एक्सपेक्ट की जा रही है। नेक्स्ट लैंडमार्क न्यूज फॉर दिस ईयर कि शेड्यूल्ड ट्राइब विमेन आर एंटाइटल्ड टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। अब विमेन आर ऑलरेडी एंटाइटल्ड टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स, मतलब डॉटर्स एंड सन्स अब इक्वल शेयर मिलेगा सब लोगों को इन द प्रॉपर्टी, इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऐसा इंपॉर्टेंट क्या डेवलपमेंट हुआ है इस केस में, बिकॉज इन दिस केस जो पिटिशनर थी बेजली, शी वाज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, एंड शी वाज क्लेमिंग अपने मेटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब अपने नाना की प्रॉपर्टी में अपने मदर का शेयर के थ्रू वो प्रॉपर्टी मांग रही थी। बेसिकली उसके नाना के उसके नाना हैड 6 चिल्ड्रन, 5 sons and 1 daughter who was mother of the petitioner। तो उनकी मदर को उनका शेयर नहीं दिया जा रहा था बाय दीज 5 ब्रदर्स, क्योंकि इन 5 ब्रदर्स का ये मानना था कि ट्राइबल कस्टम में विमेन आर बार्ड फ्रॉम इनहेरिटेंस, मतलब उनके यहाँ ये कस्टम है, ये प्रथा है कि विमेन को इनहेरिटेंस मिलेगा ही नहीं। राइट, अब जो ट्रायल कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उन्होंने इस बात को डेफिनेटली एक्सेप्ट किया। हाई कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने, कि जो फीमेल एयर्स हैं ऑफ ट्राइबल फैमिली वो एंटाइटल नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रूफ ऑफ कस्टम नहीं है जो परमिट करे फीमेल इनहेरिटेंस। मतलब हाई कोर्ट ने यहां पर ये एक्सेप्ट किया कि कोई कस्टम नहीं है फीमेल इनहेरिटेंस की तरफ, जिसकी वजह से कोई जो प्रॉपर्टी है विमेन को यहां पर नहीं मिलनी चाहिए। नाउ दिस डिसीजन ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इन सारे आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये बोला दैट डेफिनेटली वुमेन इज इंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर। सबसे पहले डिक्लेयर किया गया आर्टिकल 14, दैट वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एज वी रीड इन द क्लास सिंपली ये बोलता है कि कानून के आगे सब एक बराबर है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दिस इज नो डिस्क्रिमिनेशन। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सेज दैट देयर कैन बी अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, मतलब एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। राइट, ऐसा नहीं है कि हम हर सिचुएशन में हर किसी को एक जैसा ही ट्रीट करें। अगर हम लाइक सिचुएशंस में अनसिमिलर लोगों को एक जैसा ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ही है। तो यहाँ ये बोला गया कि जो ये कैटेगराइजेशन हुआ है दैट ट्राइबल मेन आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंस शेयर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी शेयर, और ट्राइबल वुमेन एंटाइटल्ड नहीं है, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन डज नॉट मेक एनी सेंस, ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है। यहां पर जेंडर या सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक आर्टिकल 15 का वायलेशन है, बिकॉज दैट क्लियरली सेज दैट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स। तो ये तो हो गए दो फंडामेंटल राइट्स जिसके बेसिस पर कोर्ट ने बोला, एंड ये दोनों हैं डीपीएसपीज,
जिसके बेसिस पर कोर्ट ने बोला कि स्टेट, आर्टिकल 38 बोलता है कि स्टेट शुड प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग एसटीज, एंड आर्टिकल 46 क्लियरली बोलता है दैट इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज स्पेशली एससी एसटी शुड बी प्रमोटेड। तो इन दोनों डीपीएसपीज एंड उन दोनों फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बहुत ज्यादा कोर्ट ने कंसिडर किया गिविंग दिस डिसीजन। मूविंग ऑन, कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया दैट कस्टम्स कैन नॉट रिमेन स्टक इन टाइम, दैट इज इट कैन डेफिनेटली नॉट हैपन कि कस्टम्स कभी चेंज नहीं हो सकते हैं अगर वो पब्लिक पॉलिसी, किसी की भी डिग्निटी एंड एज वी डिस्कस्ड किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, we definitely have to overcome them। और ये जो हमारे दो केसेस हैं 2013 एंड 2024 का केस, यहां भी कोर्ट ने यही बात बोली थी कि इनहेरिटेंस डॉटर्स को दी जा सकती है बेस्ड ऑन इक्विटी। एट द सेम टाइम तीरथ कुमार वर्सेस दादूराम में भी फीमेल इनहेरिटेंस राइट्स को ट्राइबल प्रॉपर्टी में अपहोल्ड किया था। ऑलरेडी 2000 में डिक्लेयर किया जा चुका है फॉर एनी हिंदू वुमेन दैट शी इज एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, एंड 9 सितंबर 2005 से इस चीज को लागू भी किया जा चुका है। यहां पर 2024 में दिस इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फॉर इनहेरिटेंस इन ट्राइबल प्रॉपर्टी। सो इस सब के बेसिस पर कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो कोर्ट ने यहाँ पर बोले थे कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो यहाँ पर विमेन पर नहीं होना चाहिए टू से कि आप लाके यहाँ पर ये बताओ कि कस्टम है। यहाँ पर द मेन शुड एक्चुअली प्रूव, दोज अपोजिंग द विमेन्स इनहेरिटेंस टू एस्टैब्लिश द, जो अपोज कर रहे हैं विमेन का इनहेरिटेंस बाय एस्टैब्लिश्ड कस्टम जस्टिफाइंग एक्सक्लूजन, उनको इस एक्सक्लूजन को जस्टिफाई करना चाहिए। वो इस कस्टम का क्या कहते हैं यूज करके विमेन को एक्सक्लूड कर रहे हैं। सो द बर्डन ऑफ प्रूफ शुड बी ऑन द मेन क्लेमिंग दिस एंड नॉट ऑन द विमेन, जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स ने एरर यहाँ पर किया। देन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पार्लियामेंट को भी रेकमेंड किया है कि जो गैप्स हैं रिलेटेड टू सक्सेशन रूल्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए लॉज बनाए जाएं, बिकॉज इससे रिलेटेड काफी सारे केसेस डेफिनेटली आ रहे हैं। एंड नाउ इज द टाइम, बिकॉज 70 साल बाद भी अगर हमें कोर्ट के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक राइट्स एंड इनहेरिटेंस राइट्स प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, देन देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ गैप जो पार्लियामेंट को फुलफिल करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज ओवर कस्टम्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 14, 15, 38 एंड 46 वर यूज्ड। ये थे कुछ लीगल पॉइंट्स दैट वर गिवन बाय द कोर्ट। सबसे पहले कोई रैशनल नेक्सस, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है विमेन को ऑफ शेड्यूल ट्राइब एक्सक्लूड करने का विद देयर राइट्स, तो कोई रैशनल नेक्सस नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है टू से कि सिर्फ मेल्स को मिलना चाहिए एंड फीमेल्स को नहीं, विच इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 2 क्लॉज 2 अभी हमने डिस्कस किया था, जो ये कहता है कि शेड्यूल ट्राइब्स पे हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं लगता है। तब हमने डिस्कस किया था हिंदू मैरिज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन शेड्यूल ट्राइब्स। अब कोर्ट यहां पर ये बोलता है कि ये ऐसा इंप्लाई नहीं कर रहा है कि सिर्फ ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हो जाएगा ऑफ ट्राइबल विमेन फ्रॉम सक्सेशन। The act does not apply to scheduled tribes। इससे ऑटोमेटिकली ये बात नहीं आ रही है कि ट्राइबल वुमेन को सक्सेशन में कोई हक ही नहीं मिलेगा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है। और जब हिंदू सक्सेशन एक्ट अब एक इक्वल शेयर टू डॉटर्स या इक्वल शेयर टू वुमेन की बात करता है, तो इवन दीज वुमेन, द पिटिशनर्स इन द केस, विल बी अलाउड टू डू सो। ठीक है, एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक ट्राइबल कस्टम या फिर कोडिफाइड लॉ जो प्रोहिबिट कर रहे हैं विमेन के राइट्स को, कोर्ट को अप्लाई करना चाहिए जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। यहां सिंपली कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, कोई कस्टम नहीं है जो इस चीज के फेवर में जा रहा है, कोई लॉ नहीं है जो शायद इस फेवर में जा रहा है। अब ऐसे वक्त पर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, मतलब व्हाट इज नीड ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, उस चीज को देखते हुए, न्याय को देखते हुए हम एक डिसीजन लेंगे
that clearly says that in scheduled tribes men and women will be entitled to equal inheritance. जितना हक मेल्स का है उतना ही हक फीमेल्स का है. ओके, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अनाउंस किया है बिहार में. कमेंट बॉक्स में ये बताओ फटाफट कि हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. ओके, तो बिहार में इलेक्शंस अराउंड अक्टूबर एंड नवंबर में है एंड उसके लिए उसी से कुछ वक्त पहले जून 24 को 2025 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया कि हम एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे. मतलब कि हम ये चेक करेंगे कि कितने सिटीजन्स जो एनरोल्ड हैं वो एलिजिबल हैं इस वोटर लिस्ट में रहने के लिए, क्योंकि लास्ट जो रिवीजन हुआ था वो हुआ था 2003 में. उसके बाद से बहुत लोग जुड़े, बहुत लोगों की डेथ हो गई और बहुत लोग माइग्रेट हो गए. तो उन्हीं उसी लिस्ट पर फिर से एक इलेक्शंस करना कहीं ना कहीं गलत होगा, अनरीजनेबल होगा. इसलिए उस वोटर लिस्ट को दोबारा से रिवाइज करना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. ठीक है, इंटेंसिव रिवीजन अपने आप में कॉन्सेप्ट है, स्पेशल रिवीजन अपने आप में कॉन्सेप्ट है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पे यूज किया है दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि जो भी एलिजिबल सिटीजन है और एनरोल्ड हैं किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा. जो भी इनएलिजिबल वोटर हैं वो नहीं रहेंगे. एट द सेम टाइम जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, जो एब्सेंटी वोटर्स हैं, उनको हटा दिया जाएगा. तो द अल्टीमेट पर्पस इज एक फ्रेश वोटर्स लिस्ट को बनाना ताकि एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ वोटर्स पता चल पाए. बिकॉज लास्ट कुछ सालों में देयर हैव बीन लॉट ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ मल्टीपल वोटिंग. कुछ लोग जो ऑलरेडी डेड हैं उनके नाम पर वोट्स डाले जा रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं इज नॉट द फेयर प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, जिसके बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया. बट अब इसका प्रोसीजर उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होंगे वो यहाँ पर ऑथराइज्ड हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए. वो घर से घर जाएंगे एंड वेरिफिकेशन करवाएंगे. एंड यहाँ पर लोगों के पास हक, मतलब एक चॉइस है, चाहे तो ऑनलाइन फॉर्म्स भरे चाहे तो ऑफलाइन फॉर्म्स. एट द सेम टाइम उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की. अब बवाल तब मचा जब इस लिस्ट में ना तो आधार कार्ड था, ना राशन कार्ड और ना ही वोटर आईडी. इन तीन जो मेजर डॉक्यूमेंट्स को हम आईडी प्रूफ की तरह कंसिडर करते हैं वो ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंसिडर करने से मना कर दिया. बिकॉज उनका मानना ये था और ये पॉइंट उन्होंने रखा कि जो 2003 के बाद के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनको अपने पेरेंट्स का भी सिटीजनशिप स्टेटस प्रेजेंट करना होगा, उसके भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे. तो 2003 से पहले वालों को सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा क्लेमिंग दैट दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द बिहार, दे आर स्टिल एलिजिबल टू वोट इन बिहार, राइट. एंड 2003 के बाद वालों को अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे एंड पेरेंट्स के सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे. तो एक बवाल यहाँ भी आया कि 2003 के बेसिस पर क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्यों सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेरेंट्स मांगा जा रहा है, ये क्वेश्चन आया. ठीक है, मेजर आईडीज वर नॉट कंसिडर्ड और जो डेडलाइन थी ये 25 जुलाई 2025 रखी. तो इसके लिए एक पिटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई बहुत ही अर्जेंट मैटर है, क्योंकि 25 जुलाई तो आखिरी डेट है, द प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड, टाइम बहुत कम है. सो एन अर्जेंट पिटिशन वाज फाइल्ड बाय अ लॉट ऑफ NGOs also. The major NGO here was Association for Democratic Reforms, ADR, versus Election Commission of India. एंड बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी इस चीज के अगेंस्ट क्या कहते हैं पिटिशन लगाई है. महुआ मोइत्रा, मनोज झा, बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने पिटिशन लगाई. ऑल ऑफ द पिटिशंस वर क्लब्ड एंड फाइनली ये मेजर क्वेश्चंस थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थे अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस की कि क्या यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्रिंसिपल वायलेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर
कितने सारे ऐसे वोटर्स होंगे जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट दे आर एंटाइटल्ड टू बीइंग द वोटर्स, राइट? एंड इतने कम समय में कौन इंक्लूड हो पा रहा है, अगर एक्सक्लूड हो गए तो क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं ये बोला गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्रिंसिपल वायलेट होगा। देन जो सबमिशन ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप और रेजिडेंस प्रूफ मांगे गए हैं, ये काफियों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हैं, राइट? यहाँ पर बहुत से सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ने ये बोला कि स्पेसिफिकली उनको टारगेट करने के लिए ये स्टेप्स ले रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया कि जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये सिटीजन पे क्यों लाया जा रहा है कि सिटीजन लाकर सबमिट करे कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। इंस्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये प्रूव करना चाहिए दैट व्हाई दिस पर्सन इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ गलत तरीके से शिफ्ट किया गया है सिटीजन्स पे। एंड क्या ये टाइम लिमिट प्रैक्टिकल और रीजनेबल है, क्योंकि इलेक्शन है अक्टूबर नवंबर में, जून में जुलाई में ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, 1 अगस्त को फर्स्ट ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद अपील फाइल होगी, फिर फाइनल ड्राफ्ट आएगा। तो यहाँ पर जब तक प्रॉपर एक लिस्ट नहीं आ रही है, हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने कम समय में इलेक्शंस हो पाएंगे एंड दोज वुड बी फेयर। And there was a claim of violation of Article 14, 19, 325 and 326. 14 is right to equality यहाँ पर violate हो रहा है, 19 is यहाँ पे freedom to express themselves violate हो रहा है, 21 because यहाँ पर right to dignity violate हो रहा है, 325 and 326 are related to the powers of रिलेटेड टू राइट टू वोट। ठीक है, अब अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करें तो दो कानून यहाँ पर बार बार आए, ऑब्वियसली आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो बहुत ज्यादा इस बार न्यूज में रहा है, बिकॉज अभी फेब या मार्च के वक्त अनअपोज इलेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे क्वेश्चन आया, पॉश पॉलिटिकल पार्टीज पे लगना चाहिए या नहीं, उस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया। तो दिस एक्ट हैज बीन टाइम एंड अगेन इन न्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टरल रोल्स। इलेक्टरल रोल्स का मतलब होता है वोटर लिस्ट। वो बिल्कुल हक रखता है कि वोटर लिस्ट को चेक कर पाए, उसको चेंज कर पाए, उसका सुपरविजन कर पाए। एट द सेम टाइम आर्टिकल 326 हक देता है एक इंडियन सिटीजन को अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स कि वो वोट डाल सकते हैं। मूविंग ऑन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात की जाए तो सेक्शन 16 ये बोलता है कि नॉन सिटीजन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फ्रॉम द वोटर्स लिस्ट, और ये हक किसके पास है? ये हक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। और सेक्शन 21 हक देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो जो इलेक्टरल रोल्स है, जो वोटर लिस्ट है, उसको रिवाइज कर सकता है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन से। ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हक में जा रहे हैं, दोज आर द प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में दो हियरिंग्स हुई। जब पहली हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये स्टेप लेने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि एज यू जस्ट सॉ constitutionally election commission of india definitely empowered है under article 324 and section 21(3) of representation of peoples act। इन दोनों प्रोविजंस के अंतर्गत वो डेफिनेटली एम्पावर्ड है ये स्टेप उठाने के लिए। पर उन्होंने यहाँ पे टाइम फ्रेम ऑफ एक्सरसाइज को भी क्वेश्चन किया, और साइमल्टेनियसली उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये भी कहा कि क्यों आप ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एंड उन्हें अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया टू एक्सेप्ट देम एज द वैलिड डॉक्यूमेंट्स। पर ये प्रैक्टिस अभी भी होगी, जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है ये अभी भी वोटर लिस्ट का होगा। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कुछ अपना एफिडेविट सबमिट किया। उस एफिडेविट में उन्होंने एक ऐसा डेटा सबमिट किया जहां उन्होंने ये क्लियरली डिपिक्ट किया कि राशन कार्ड्स बहुत ही इजीली नकली बन रहे हैं, तो इसलिए राशन कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वोटर आईडी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वोटर आईडी एक एविडेंस एक आइडेंटिटी प्रूफ है उस वोटर लिस्ट के बेसिस पर ही। तो अगर हम वोटर लिस्ट ही नहीं बना रहे हैं तो हम पुराने वोटर आईडी के बेसिस पर कैसे
आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वोटर लिस्ट भी, वोटर आईडी भी उन्होंने मना कर दिया। एंड आधार कार्ड से रिलेटेड उन्होंने जो आधार कार्ड एक्ट है, एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स उन्हें दिखाए कि सुप्रीम कोर्ट ये बार बार बोल चुका है कि आधार कार्ड इज नॉट अ डॉक्यूमेंट टू जस्टिफाई द सिटीजनशिप। वो सिटीजनशिप प्रूव नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन, which was very well established by Election Commission of India through various data in the affidavit. Also उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 326 राइट टू वोट देता है 18 प्लस को, बट वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स का हक है और किसी का हक नहीं है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिटीजनशिप चेक करने का हक बिल्कुल है। जो पिटिशनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज empowered to check the citizenship status under representation of peoples act also. And also the Election Commission of India said that previously also such time frames have been set, जहां पर इन exercises को किया गया है। Also section 23 of Representation of Peoples Act अपील करने का वक्त देता है। अगर कोई एक पर्सन फर्स्ट ड्राफ्ट में इंक्लूड नहीं होता है, द पर्सन हैज अ राइट टू अपील, और वो अपील प्रॉपरली सुनी जाएगी फाइनल ड्राफ्ट से पहले, ताकि एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी जवाब आ गया, विच सीम्स क्वाइट वैलिड। तो कोर्ट ने जब पिटिशनर्स ने फिर से एक डिमांड की कि यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो एक शॉर्टकट ले रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो फटाफट बस किसी का भी कंसेंट, उनसे कंसेंट लिए बिना उनके डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, ये कंप्लीटली गलत है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोल दिया कि हम उन्हें फर्स्ट ड्राफ्ट सबमिट करने से नहीं रोक रहे हैं, पर अगर मास एक्सक्लूजन्स हुए या फिर कुछ भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई, देन सुप्रीम कोर्ट विल नॉट स्टॉप इटसेल्फ टू इंटरफेयर। अभी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहा है, बट द पर्पस ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंक्लूड करना होना चाहिए, एक्सक्लूड करना नहीं। द स्टेप इज राइट, टाइम फ्रेम का जस्टिफिकेशन आ गया, डॉक्यूमेंटेशन का जस्टिफिकेशन आ गया। द ओनली जस्टिफिकेशन दैट सुप्रीम कोर्ट नाउ नीड्स इज द पॉइंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इफ दे आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, देन द नेक्स्ट adequate steps would be taken. Moving on, the last news for the month, CLK महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024। तो यहाँ पर जो अर्बन माओइज्म है, जो नक्सलिज्म है इन अर्बन एरियाज, उस चीज को केटर करने के लिए, उस चीज को इनकाउंटर करने के लिए महाराष्ट्र में ये बिल लाया गया। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ये बिल लाया गया है। जुलाई 2024 में भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, पर उस वक्त वहां की विधानसभा डिसॉल्व कर दी गई थी बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। तो अब करंटली फिर से इस बिल को लाया गया है, विधानसभा में पास हो गया है, एंड महाराष्ट्र बाई कैमरल है, मतलब यहाँ पर 2 हाउसेस हैं। तो ये बिल अब विधान परिषद को भेजा गया है, विधान परिषद से पास होते ही जाएगा गवर्नर के पास, एंड हेंस एन एक्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज, जो यहाँ पर क्या बोला गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रोवोक कर रही हैं दंगे करने के लिए या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए, दे आर नॉट लेटिंग द गवर्नमेंट डू एनीथिंग, उनको बोला गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसी कोई भी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस। एंड यहाँ पर ये मानना था बिल प्रेजेंट करते वक्त कि जो नक्सलिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में प्रेजेंट नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन अर्बन एरियाज एज वेल। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, some people are an active not an active participant but passively वो पैसे के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू भी, लॉजिस्टिक्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं उस पूरे ऑफेंस को, कहीं ना कहीं जो एक सेफ रिफ्यूज, मतलब जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो एस्केप करने में हेल्प करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ पनिशेबल ऑफेंस नाउ अकॉर्डिंग टू द बिल। अब यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी की बात की जाए तो
सबसे जो इन्होंने डेफिनेशन रखी है अनलॉफुल एक्टिविटी की, यही अपने आप में इतनी ज्यादा ब्रॉड है एंड वरीसम है कि अगर कोई भी पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के साथ इंटरफेरेंस करता है या लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस करता है, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट पे हावी होने की कोशिश करता है थ्रू क्रिमिनल फोर्स, अगर कुछ भी कोई भी इंडल्ज कर रहा है या फिर प्रोपगेट कर रहा है, कोई वॉयलेंस भड़काने की कोशिश कर रहा है या तोड़ फोड़ या कुछ भी ऐसा कि लोगों में एक डर बना रहा है, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। ठीक है, यूज ऑफ फायर आर्म्स एक्सप्लोजिव्स में इन्वॉल्व होना इज एन ऑफेंस। और कोई भी कम्युनिकेशन डिसरप्ट करना, चाहे वो रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, किसी भी तरीके से डिसरप्ट किया जा रहा है कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट, ये भी ऑफेंस है। encouraging or practicing disobedience to established law its institutions, ये कहीं ना कहीं गलत है कि आप जो लॉ इस्टेब्लिश्ड है उसके खिलाफ कुछ भी स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है, ऑफेंडर है। अगर कोई भी ग्रुप का मेंबर नहीं है पर फाइनेंशियल एड दे रहा है, ऑफेंडर है। अगर कोई भी ऐसे बैंड ग्रुप को चलाने में या फिर उसकी हेल्प कर रहा है, ऑफेंडर है। आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं वहां से भागने के लिए, एनी विच वे, दैट पर्सन इज ऑल्सो एन ऑफेंडर। कमिटिंग एन अनलॉफुल एक्टिविटी, जो लोगों को पब्लिक ऑर्डर के लिए डरा रही है, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंडर। तो जस्ट बिकॉज कोई एक एक्टिव मेंबर नहीं है, एज आई जस्ट टोल्ड यू, इवन अ पैसिव मेंबर विल बी पनिशेबल नाउ। ओके, अब यहाँ पे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है, मतलब बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, तो सीरियस है। नॉन बेलेबल है, 2 से 7 साल तक की जेल हो सकती है, 2 से 5 लाख तक का फाइन लग सकता है, तो पनिशमेंट्स भी काफी एक्सट्रीम है। और यहां पर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को फोरफिट, मतलब कि जब्त कर सकती है अगर उस पर किसी पे शक भी है। 15 दिन का क्या कहते हैं, ट्रायल से पहले भी। तो कहीं ना कहीं जो जुडिशियल पावर्स हैं उसको एक ओवरकम करने की कोशिश की गई है। ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन पे बैन भी एक्सटेंड कर सकते हैं बिना किसी लिमिट के। तो ये जो गवर्नमेंट ने अपने पास पावर्स रखी हैं, ये बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी है, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। कोई भी अग्रीव्ड पर्सन अगर अपील करना चाहता है तो वो हाई कोर्ट में कर सकता है 30 डेज में। और हाई कोर्ट के मेंबर्स का एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा जो एग्जैक्टली exactly इस अनलॉफुल स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को चेक करेंगे। तो यहां अगर ओवरऑल बात की जाए, द डेफिनेशंस आर वेरी वेग एंड डेफिनेशंस आर वेरी वाइड। द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट जो उन्होंने अपने पास रखी है किसी भी प्रॉपर्टी को फोरफिट करने की, एट द सेम टाइम बैन को एक्सटेंड करने की, ये पावर्स अगेन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गई है। एट द सेम टाइम मिसयूज ऑफ सच पावर्स इज बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है, जो डेफिनेटली सबसे बड़ा वरीसम है। क्योंकि यहां पर ये बोला गया अगर कोई भी कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो रहा है तो इवन अ पीसफुल प्रोटेस्टर नाउ कैन बी अक्यूज्ड अंडर दिस एक्ट, ये एक काफी बड़ा डर है। तो जो डेमोक्रेसी का एक राइट टू स्ट्राइक या राइट टू प्रोटेस्ट हक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो कहीं ना कहीं यहां पर वायलेट हो सकता है। ठीक है, so that was all about this month's CLK. I hope you guys enjoyed this session, understood the aspects, and also if you have not registered for the GK India tour, please look upon the cities, the dates according to your cities, and register yourself, because ye golden chance mat miss karo. The best of the GK mentors are there in your city for you guys for this marathon. All right, okay, that will be all guys from my side today. Take care, bye bye, and keep practicing.